हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम केमिस्ट्री के क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस का वन शॉट लेके आए हैं। तो विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स ईच एंड एवरीथिंग, जो भी सीबीएसई में क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके इन सारे प्रॉब्लम्स में और जो जो चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स। तो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉलिंग करके एक साइंटिस्ट है, उनका एक कोट है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स एंड ऑल लाइफ एक्टिविटीज या लिविंग एक्टिविटीज आर केमिकल रिएक्शंस। मतलब कि जितनी भी हम एक्टिविटीज अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं दैट इज एक्चुअली अ केमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू पॉलिंग्स। ही इज अ वेरी रिनाउंड साइंटिस्ट और क्लास 11th में आप पॉलिंग स्केल्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पढ़ते हैं। नाउ अगर हम देखें तो इस पूरे वन शॉट में वी विल बी डिस्कसिंग द कंप्लीट कॉन्सेप्ट कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं उसमें, एंड एट द सेम टाइम कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईच कॉन्सेप्ट पे और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आर यू पीपल रेडी? आप शुरू करते हैं इन टॉपिक्स को। तो इसको एडिट कर देना अंकुर। नहीं, आपसे गलत बटन दब गया शायद। हाँ, तो आर यू रेडी? ठीक है। तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शंस और उसके इक्वेशंस की बात करें तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंज की बात करें हम तो बेसिकली क्या होता है कि उसमें वो रिवर्सिबल नहीं होता और कोई ना कोई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन हो जाता है। नई स्पीसीज का फॉर्मेशन का मतलब कि कोई गैसेस स्पीसीज बन जाए या कुछ और बन जाए उसमें, तो कुछ ना कुछ नई चीज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर नॉट बिट रिवर्सिबल। नाउ कमिंग टू दिस, अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो जैसे सपोज करो कि हम पानी लिया है, उसको अगर हम उसको क्या करें, थोड़ा क्रिस्टलाइज करने की कोशिश करें तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में होएगा। और थोड़ा और उसको हम थोड़ा गर्म करने की कोशिश करें तो अपने वाटर फॉर्म में होएगा। और थोड़ा और हम उसको गर्म करने की कोशिश करें तो वो अपने वेपर के फॉर्म में होगा। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर ये सॉलिड है तो ये क्या है? लिक्विड है। और ये क्या है? गैस है। बट दे आर रिवर्सिबल। वेयर एज इन फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो केमिकल चेंजेस में व्हाट यू विल फाइंड कि हमारे पास कोई ना कोई नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। जैसे सपोज करो कि कार्बन है, इसका रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ फॉर्मेशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और प्लस हीट निकल के आता है। तो इस तरह की जो भी चीजें होती हैं वो हमेशा किसको कंसिडर की जाती है? केमिकल चेंजेस को। तो केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, एट द सेम टाइम न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन टेक प्लेस इन दिस वेरी थिंग। और फिजिकल चेंजेस की बात करें तो ये रिवर्सिबल होते हैं और कोई भी नई चीज नहीं बनती। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको कोई पेपर दिया जाए और उस पेपर को मैं थोड़ा क्रश करके आपको रखूं तो आप क्या करोगे? उसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके प्रेस करके सीधा कर सकते हो। लेकिन अगर उसी पेपर को मैं आग लगा दूं तो इट इज नॉट रिवर्सिबल, क्योंकि क्या बन जाएगा उसका? वो एशियस फॉर्म में, मतलब वो राख बन जाएगी उसकी, तो वो रिवर्सिबल नहीं होगा। तो जब आप उसको आग लगा रहे हो दैट मीन्स इट इज अ केमिकल चेंज, लेकिन आप उसको थोड़ा क्रश कर रहे हो तो दैट मीन्स इट इज अ फिजिकल चेंज। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टोरी कि अगर हम इस कुछ चेंजेस को देखें इन दिस वेरी थिंग, अगर इन सारे प्रोसेसेस को देखें तो इसमें से आइडेंटिफाई करो कि कौन सी चीज केमिकल चेंजेस है और कौन सी चीज फिजिकल चेंज है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बर्निंग ऑफ शुगर, हीटिंग ऑफ वाटर, ग्रोइंग ऑफ पिगलेट इनटू अ पिग, बर्निंग ऑफ वुड, पासिंग एन इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एंड हीटर रॉड, जो हम आजकल सर्दियों में पानी गर्म करने के लिए हीटिंग रॉड, इमल्शन रॉड यूज करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं, इसको आप देख के आइडेंटिफाई करो कि ये फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। नाउ अगर हम इसको देखने की कोशिश करें तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज का मतलब कि बल्ब आप जलाते हो तो उसमें से लाइट और हीट बाहर की तरफ निकलती है। बल्ब स्पेसिफिकली ग्लोइंग ऑफ बल्ब वो क्या होगा? फिजिकल चेंज होगा। लेकिन बर्निंग ऑफ शुगर जब बर्न होता है तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर की तरफ निकलता है। अगर आप अपने घरों में थोड़ा सा चीनी है उसको बर्नर पर डालने की कोशिश करो तो आप देखोगे ग्लोइंग उससे वो जलता है। आप डाल के मत देखना, बट एग्जैक्टली बिलीव इन मी, वो क्या होगा कि वो ग्लोइंग उससे होगा। तो उसमें क्या देखने को मिलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है और थोड़ी एक्सोथर्मिक भी होती है। तो इसलिए इस तरह के चेंजेस क्या होंगे? केमिकल चेंज होंगे। नाउ अगर हम देखेंगे हीटिंग ऑफ वाटर, तो पानी है उसको गर्म करोगे तो किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। तो वो क्या है? फिजिकल चेंज है। अगर कोई भी ग्रोइंग ऑफ पिगलेट इनटू पिग, वो क्या? केमिकल चेंजेस है, क्योंकि उसका क्या होगा? मास बढ़ रहा है, वो द मास इज इंक्रीजिंग, उसका बायोमास बढ़ रहा है। देयर इज एन नंबर ऑफ केमिकल चेंज विच इज गोइंग ऑन। तो इसलिए जब भी इस तरह की चीजें होंगी तो वो क्या देखने को मिलेगा? वो केमिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड अगेन अ केमिकल चेंज, क्योंकि उससे हीट, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। एंड
पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक टू और हीटर रॉड वो हमेशा फिजिकल चेंज होगा, क्योंकि जब आप उससे पास करोगे तो क्या होगा, पानी गर्म होएगा और गर्म होने के बाद से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी गर्म होने के बाद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। नाउ अगर कहीं पे कोई केमिकल चेंजेस होते हैं या कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शंस होता है तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है कि रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और उसके अंदर अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो दैट इज लीडिंग टू एनी केमिकल रिएक्शन और नॉट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो पहली चीज इसको देखो कि केमिकल रिएक्शन इन विच प्रोसेस इन विच मोर देन वन सब्सटेंस मतलब रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू अ न्यू सब्सटेंस प्रोडक्ट विद अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ये आपको एक बेसिकली डेफिनेशन बताएगा कि भाई केमिकल रिएक्शन है क्या, कि दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और कोई नई चीज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब रिएक्ट कर रही हैं तो इनिशियली उसको प्रोडक्ट बोलते हैं, और जब नई चीज का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। और इनिशियली वो किस स्टेज में रहते हैं, रिएक्टेंट स्टेज में रहते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन देयर आर चेंजेस इन इट। क्या क्या जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। अब क्या क्या चेंजेस है, टेम्परेचर बदल रहा है, कलर बदल रहा है, स्टेट बदल रहा है, फॉर्मेशन ऑफ गैसेस या प्रेसिपिटेट हो रहा है। टेम्परेचर बदलने का मतलब क्या होता है कि वो पहले कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रहा था, जैसे जैसे रिएक्शन हुआ वो टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया। दूसरी चीज क्या है कि पहले वो किसी और कलर का, लेट्स सपोज पेपर है व्हाइट कलर का, उसको आप जलाओगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, वो ब्लैकिश कलर में हो जाएगा। तो कलर चेंज होता है, स्टेट बदलता है। स्टेट मतलब सॉलिड है तो लिक्विड, लिक्विड से गैसेस, इस तरह की चीजें उसमें से निकलती हैं। एंड एट द सेम टाइम फॉर्मेशन ऑफ गैसेस, मतलब कोई रिएक्शन हो रही है तो उसमें से गैस बन रही है, या हो सकता है कि उससे कुछ ऐसा हो कि वो प्रेसिपिटेट बन जाए, मतलब सेटल डाउन हो जाए। तो देयर इज 4 पैरामीटर्स, ये 4 तरीके हैं जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस को देखो तो आइडेंटिफाई करो कि हाँ भाई उसके अंदर केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। दिस इज द थिंग। नाउ कमिंग टू दिस, एनसीईआरटी में ये 2 प्रोसेस दिए गए हैं जो आपको समझाया गया है। पहला है कि मैग्नीशियम जो रिबन है उसको एयर में हम क्या करते हैं, जलाने की कोशिश करते हैं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे मैग्नीशियम रिबन इससे जलती है तो यहाँ पे धीरे 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 इस चाइना डिश में क्या देखने को मिलता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड इस वॉच ग्लास में बनता है। तो अगर मैग्नीशियम है और इसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या बनाएगा, जब भी हम मैग्नीशियम कोशिश करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि जब भी हमारे पास मैग्नीज है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट उसमें आने वाले टॉपिक में हम देखेंगे भी। इसी तरीके से हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं। जब भी हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब अगर जिंक है और प्लस H2SO4 है तो हमें क्या मिलेगा, जिंक सल्फाइड और प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहां पे देखो इस केमिकल रिएक्शन में क्या देखने को मिला, गैस बन गया। इससे यहां पे क्या बन रहा है, गैस बन रहा है। इट मींस अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो इट मींस दैट कि इन दोनों प्रोसेसेस में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। नाउ अब देखो, जब भी हमारे पास मैग्नीशियम है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। इस साइड रिएक्टेंट होता है, मतलब अगर हम देखेंगे तो हम हमेशा अपने लेफ्ट साइड में अपने रिएक्टेंट को लिखने की कोशिश करते हैं और हमेशा राइट साइड में क्या लिखने की कोशिश करते हैं, प्रोडक्ट को लिखने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि जब भी हम केमिकल रिएक्शंस को लिखो तो राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है। ठीक है। दूसरी चीज है कि जब भी हम मेंशन करें किसी भी स्पीसीज को तो हमेशा याद रखिएगा कि वर्ड इक्वेशन शोन द चेंज ऑफ द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स थ्रू द एरो प्लेस बिटवीन देम। मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये है तो इनके बीच में, अगर ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है तो इसके बीच में एक एरो लगा होना चाहिए। द एरो हेड पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। ये जो एरो हेड है, जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो कहीं एरो दिखाता है ना कि भाई हमको यहां से यहां की तरफ लीड करना है। आई मीन इट एक्चुअली एरो शोज द वे कि आप कहां से कहां की तरफ प्रोसीड करेंगे। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन में ये जो एरो हेड है ये बताता है कि आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ लीड कर रहे हैं इन दिस वेरी डायरेक्शन। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नाउ अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखने की कोशिश करें तो ट्राई टू राइट इन द केमिकल सिंबल्स व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट। अब देखो पहली चीज, अब नाउ व्हाट एग्जैक्टली, यहां पे कुछ चीजें मेंशन की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर। मतलब इनमें से जो सिचुएशन मेंशन की गई है 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें केमिकल रिएक्शंस नहीं होगा। आयरन नेल को लेफ्ट करेंगे एक्सपोज ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में तो वहां पे रस्टिंग हो सकती है। उसी तरीके से ग्रैप्स को अगर आप छोड़ेंगे फर्मेंटेड होगा तो ग्रैप्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। मिल्क को ओपन रूम टेम्परेचर में देखेंगे तो उसमें रेंसिडिटी हो सकती है, वो स्मेल हो सकता है उसमें से। लेकिन मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स का मतलब क्या है कि आइस है, आइस की मेल्टिंग हो रही है। तो अगर ग्लेशियर्स है तो वो H2O क्या है, सॉलिड है। जब वो मेल्ट कर गया तो H2O क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो मेल्टिंग ऑफ जो ग्लेशियर है ना जी, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर इज ऑलवेज कंसीडर कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, दिस इज ओनली अ फिजिकल चेंज विच इज गोइंग अराउंड। आई थिंक वी मेड अवर पॉइंट। क्लियर है,
आगे की तरफ चलते हैं नाउ, आगे की तरफ, हाँ इसका आंसर है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज, मतलब बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कहीं पे कुछ हो रहा है तो उसमें इनिशियली जो चीज ली हुई है वो अनचेंज्ड हो, मतलब अगर आपने रिएक्टेंट लिया हो और कुछ टाइम बाद आप देखोगे तो वो रिएक्टेंट एज इट इज है, रिएक्शन नहीं हो रहा उसमें, दैट इज द थिंग। मतलब सेंस ऑफ द क्वेश्चन ये है कि उसमें कोई केमिकल रिएक्शंस नहीं हुआ है। तो अगर कर्डलिंग ऑफ मिल्क देखेंगे तो मिल्क का अगर आपने कर्ड बना दिया, मिल्क का आपने क्या बना दिया, अगर कर्ड बना दिया, मिल्क का क्या बना दिया, अगर कर्ड बना दिया मिल्क का, तो व्हाट इज द थिंग विच यू ऑब्जर्व, क्या देखने की कोशिश की आपने जब उसको कर्ड बना दिया आपने, तो जो मिल्क है वो इनिशियली मिल्क नहीं रहेगा, वो कर्ड में, दही में कन्वर्ट हो चुका है। नाउ फॉर्मेशंस ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइन, मतलब क्या है कि क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो गया प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या कि कोई भी चीज है उसको ठंडी कर दिया आपने तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया। देयर इज एन नंबर ऑफ अदर प्रोसेसेस जहां पे टेंपरेचर गिर जाते हैं, प्रेशर गिर जाते हैं, तो उससे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आई थिंक दिस इज द आंसर जहां पे क्रिस्टलाइजेशन है। फॉर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स अलग से, अगर ग्रेप्स सड़ जाए, अगर आपका अंगूर सड़ जाए तो द ओरिजिनल थिंग यू आर नॉट गोइंग टू गेट। एंड देन डाइजेशन ऑफ फूड, अगर आपका खाना डाइजेस्ट हो जाए then what is the, I mean the thing is that कि the original thing you are not going to get it। अब digested food है, इसका मतलब क्या कि जितने भी उसमें से nutrients हैं वो बॉडी ने absorb कर लिया है, जो भी moisture है, water है, वो सब कुछ absorb कर लिया, तो you are not going to get the initial substance। whereas crystallization, अगर crystal का formation हो गया crystallization से, तो you are going to get it again। I mean अगर water है उसका solidification हो गया, मतलब कि उसका ice का formation हो गया, so you are going to get ice again। I think I made my point clear, यहां तक clear है भाई, कोई डाउट? आगे की तरफ चलते हैं। नाउ सेम द आंसर इज क्रिस्टलाइजेशन, 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नाउ केमिकल इक्वेशन, जब भी हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं तो राइटिंग केमिकल इक्वेशंस हम क्या करते हैं, सिंबल यूज करते हैं। मतलब पीरियोडिक टेबल पे हर केमिकल का एक सिंबल होता है, जैसे हाइड्रोजन है तो उसका H होता है, ऑक्सीजन है तो उसका O होता है, ऐसे ऐसे करके सबके एक सिंबल्स होता है और उसका फॉर्मूला होता है जो रिएक्टेंट और रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है जी, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर बना रहा है। नाउ कमिंग टू दिस, कि हमेशा याद रखना कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस लिखा जाए तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम्स हैं किसके, मतलब आप ऐसे समझो कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों बराबर होना चाहिए, उसमें कोई ऑड इवन नहीं होना चाहिए। अगर वो ऑड इवन हुआ तो इट इज नॉट ट्रीटेड एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब अगर थोड़ा ऊपर नीचे हुआ तो उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ट्रीट नहीं किया जाएगा। और अगर वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसी भी इक्वेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। मास एज इट इज रहेगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। मतलब कार्बन सॉलिड है तो हो सकता है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना दे, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे अपने आप को, पर वो उसका जो एज इट इज जो उसका सिंबल है कार्बन का, यू कैन नॉट चेंज इट, इट विल रिमेन सेम। दैट इज द इंपॉर्टेंट टेक अवे कि अगर हम टोटल मास ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन इट, उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे, तो वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स, इक्वल होंगे। उसी को हम बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशंस, दोनों तरफ सेम रहेंगे। इसी को हम लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बनाते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केमिकल इक्वेशन के लिए, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये आपके 2021 में पूछा गया। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो आपको वही चीज अभी जो मैंने पीछे समझाई वो स्लाइड में जितनी पॉइंट्स है उसी को लिख दो और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख दो, आपका काम हो जाएगा। 2 मार्क्स का 3 मार्क्स, यू आर गोइंग टू गेट इट इजी इन अ इजी वे। कि भाई बैलेंस केमिकल इक्वेशन है कि जितने भी एटम्स कितने रिएक्टेंट साइड हैं और वो नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड में जो एटम्स हैं वो प्रोडक्ट साइड में क्या होंगे, सेम होंगे, दोनों का मास सेम होगा, तो दे आर नोन एज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड राइट एनी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सो यू कैन easily approach this question by writing this very point in the question। इतने पॉइंट्स लिख दो बस, काम खत्म है। क्लियर है कि नहीं है? तो साइंस में आपको साइंटिफिकली 2-3 पॉइंट्स ऐड करते होते हैं और पॉइंट वाइज पॉइंट ऐड करना होता है। यू डोंट हैव टू राइट एनी हिस्ट्री इन दैट। दिस इज द प्लस पॉइंट कि साइंस में आपको कम लिखना पड़ता है एंड साइंटिफिकली लिखे तो यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स, दैट इज द थिंग। तो दिस इज इट फॉर द क्वेश्चन। नाउ अब कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करेंगे तो आपको जैसे सपोज करो जिंक लिखा, सल्फ्यूरिक एसिड लिखा, जिंक सल्फेट लिखा, हाइड्रोजन लिखा। अब आपको क्या देखना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ देखना है। तो रिएक्टेंट साइड क्या क्या भाई, एक जिंक है, ठीक है ना। यू हैव टू राइट इट लाइक दिस इफ इट सूट्स यू।
तो आप लिखने की कोशिश करना इस तरीके से, सीबीएसई में अपने उसमें लिखने की कोशिश करना आंसर शीट में। इफ इट शूट्स यू, थोड़ा टाइम है तो ट्राई टू एलिबरेट इट, तो वो एक थोड़ा सा एग्जामिनी के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है जो पेपर चेक करते हैं। तो जिंक कितना है, इनिशियली 1 है और इधर की तरफ भी 1 है ना। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ जिंक कितना बराबर है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की तो दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। अगेन अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। और अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो LHS साइड एंड RHS साइड, मतलब रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ बराबर है। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट कि ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, नो चेंज रिक्वायर्ड भाई, ठीक है। नाउ अगेन यहां पे देखो, इस केस में देखो यहां पे क्या हमारे पास इस स्टेज में 1 आयरन है और अगेन यहां पे 3 आयरन है। तो व्हाट इज द टेक अवे कि भाई ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, इक्वेशन ही बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन दोनों तरफ क्या है, बराबर है, हाइड्रोजन बैलेंस है। और ऑक्सीजन कितना है भाई, इधर की तरफ 1 है और इधर की तरफ ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो आपको करना क्या है, बैलेंस करना है इन सारी चीजों को उठा के बहुत ध्यान से। तो अगर हम इसको बैलेंस करने की कोशिश करें तो अगर हम आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आयरन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर 3 लिख दिया। जब इधर हमने 3 लिख दिया, एक मिनट, अगर हमने इधर 3 लिख दिया है ना जी, तो क्या हो गया, आयरन बैलेंस हो गया। दोनों तरफ कितना है, 3 है। और ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 है और इधर कितना है, 4 है। ऑक्सीजन इधर कितना है, 1 है और इधर कितना है, 4 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहां पे आपने क्या किया, 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप ऑक्सीजन को इधर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। पर क्या चेंजेस आ गए कि यहां पे जो हाइड्रोजन है कितना हो गया, 4 2 8, क्या हो गया, 4 2 8। जब ये 4 2 8 हो गया तो इधर की तरफ आपको क्या करना होगा, जब ये ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 2 8, मतलब जब आपने ऑक्सीजन के लिए किया तो यहां पे भी आपको क्या देखना होगा कि आपने इसको ना चाहते हुए भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इधर हाइड्रोजन टोटल कितना हो गया, 8। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि इसको भी आपको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई। तो आप देखोगे नाउ इट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। मतलब हाइड्रोजन भी इधर कितना है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इधर भी ऑक्सीजन। आई मीन आप एटम कंपेयर करो तो चारों तरफ क्या हो गया, मैंने दोनों तरफ क्या हो गया, सेम हो गया। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी वे, आप बस उनको देखते चले जाओ और बैलेंस करते चले जाओ। इसको हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते थे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये स्मॉल एच है जी, सल्फर मत समझ लेना, ये स्मॉल एच है। अब क्या क्वेश्चन है देखना जरा, ये केमिकल इक्वेशन कंसीडर किया गया है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि P क्या है, ठीक है ना, Q क्या है आइडेंटिफाई करना है, R क्या है और स्मॉल s ये क्या है। मतलब क्या करना है कि आपको बैलेंस करना है इक्वेशन को, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो लेट सपोज कि इधर एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। तो आपने इधर एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए इधर क्या कर दिया, 2 कर दिया, तो एल्यूमिनियम बैलेंस हो गया। इसका मतलब कि एल्यूमिनियम कितना है, 2 है। इसका मतलब कि P की वैल्यू कितनी है, 2। क्लियर हो गया। अब अगर हम नाउ कमिंग टू दिस Q वाला पोर्शन, Q में अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया P को, तो एल्यूमिनियम हमारे पास हो गया। अब Q की बात करेंगे तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 2 है और इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 2 है। हाइड्रोजन इज बैलेंस। लेकिन अगर हम इधर ऑक्सीजन कंसीडर करें तो इधर ऑक्सीजन कितना है, 3 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो अगर आप क्या करोगे कि इस Q को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन क्या हो गया, बैलेंस हो गया भाई। इधर भी तो ऑक्सीजन 3 हो गया, इधर ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई किया तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, 3 हो गया, क्योंकि आपने यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। पर जाने अनजाने में आपने क्या चेंजेस कर दिया कि आपने Q की वैल्यू को छेड़ दिया। तो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही छेड़ा तो जाने अनजाने में आपको क्या देखने को मिला कि हाइड्रोजन भी चेंज हो गया। तो अब यहां पे हाइड्रोजन कितना है, 6 है। तो इधर बैलेंस करने के लिए S की वैल्यू, मतलब इधर क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और R की वैल्यू, जहां कुछ नहीं रहता वहां 1 रहता है, तो R की वैल्यू क्या होगी, जहां किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं होगा वहां क्या होगा, 1 होगा। तो अब आप देखो कि क्या आंसर मैच कर रहा है। P की वैल्यू 2 है भाई, तो कहां 2 है P की वैल्यू, इन सब में 2, इन दोनों में P की वैल्यू 2 है, मतलब ये दोनों ऑप्शंस में P की वैल्यू 2 है। फिर Q की वैल्यू 3 है, इन दोनों ऑप्शन में भी Q की वैल्यू 3 है। अब R की वैल्यू 1 है, तो इस ऑप्शन में R की वैल्यू 1 है और S की वैल्यू 3 है, तो इस ऑप्शन में भी S की वैल्यू 3। आई मीन दिस ऑप्शन इज राइट, ठीक है ना। ये 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको करना कुछ नहीं है, बैलेंस करना इस इक्वेशन को और उनकी वैल्यूज को उनके अल्फाबेट्स के हिसाब से अरेंज कर देना। जहां पे जो मेंशन है उसके हिसाब से मेंशन कर दो। फिर बता दे रहे हैं P 2 है तो हमारे पास 2 यहां पे भी है, Q 3 है तो 3 यहां पे है, R की वैल्यू 1 है तो यहां पे है और S की वैल्यू 3 है तो यहां पे। सो दिस नंबर रिप्रेजेंट्स कि ये सारी चीजें एंड इट्स अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट
कि अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, उसके लिए हमें इक्वेशन लिखना होगा। एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस हैं और उसको फिर बैलेंस कर देंगे। तो स्टेटमेंट मैं लिख दे रहा हूं, आप बैलेंस करने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2। भाई इस स्टेज पे किसी को फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा तो वो सिचुएशन थोड़ी सी अलार्मिंग है, आपको पढ़ने की जरूरत है। और खासकर पीरियोडिक टेबल के मेरे वीडियोज में है कि पीरियोडिक टेबल से कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, हमने अपने डाल रखा है उसमें चैनल पे, तो आप एक बार देखना जरूर, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे की तरफ चलते हैं। तो क्या सीन है कि बेरियम क्लोराइड है BaCl2, ये एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा, Al, सल्फेट क्या होता है SO4। तो अब देखो कि एल्यूमिनियम, मैं इसको सिखा देता हूं फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम +3 होता है और SO4 2- होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा Al2 और SO4 थ्राइस, ये होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये याद रखना, ये तो एल्यूमिनियम के 2 हो जाएगा और SO4 क्या हो जाएगा, थ्राइस। मतलब बेरियम क्लोराइड्स रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट। क्या देगा एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट क्या होता है BaSO4। नाउ आपके लिए मैंने एक केमिकल इक्वेशन लिख दिया है, आप इसको कोशिश कीजिएगा बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अगर नहीं बैलेंस होता है तो फिर कमेंट्स में मेंशन करना, आई विल बी बैलेंसिंग इट फॉर यू, ठीक है। क्या होगा BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस AlCl3 प्लस BaSO4। दिमाग लगाओ, सॉल्व करो, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट स्टेज में मैग्नीशियम रिबन को हम क्लीन क्यों करते हैं बिफोर बर्निंग। तो मैग्नीशियम क्या होता है कि मैग्नीशियम की खास बात ये होती है कि वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में आता है तो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर और ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट कर लेता है, उसके साथ जो है ना उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। तो इसलिए हम उसको क्या करते हैं, पहले उसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, रब कर लेते हैं, फिर रिएक्शन में फॉर्मेशन करते हैं। तो यही आपको लिखना है कि मैग्नीशियम जो होता है वो बिट रिएक्टिव होता है, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक सर्फेस बना लेता है वो, इसलिए फिर हम उसको क्या करते हैं, वी ट्राई टू रब इट टू मेक इट क्लीन फ्रॉम दैट, ठीक है। तो ये मेंशन करना होगा आपको। नाउ यहां पे हमारे पास कुछ इक्वेशंस मेंशन्ड है, उस इक्वेशन को आपको लिखना है और बैलेंस करना है। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये तो मैंने अभी लिख दिया था आपके लिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। बैलेंस हो जाएगा भाई, आगे 2 लगा दो इसके तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। कर लेना आप लोग इसको। उसी तरीके से सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो सोडियम क्या होता है जी Na होता है, वाटर क्या होता है H2 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब NaOH, सॉरी ये हो जाएगा NaOH और प्लस हाइड्रोजन, सो हाइड्रोजन गैस। सो इट इज लाइक दिस, it is like this। तो हमारे पास NaH2 and this is the thing, got it? Please do this। Now coming to this कि अगेन हमारे पास कुछ स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट को लिखना है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन बनाना है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि भाई सोल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहा है इन वाटर। इन वाटर का मतलब क्या है कि इन दोनों केमिकल्स को वाटर के अंदर डाल के डाइल्यूट किया गया, मतलब उनको रिएक्शन कराया गया है। तो फिर उससे बाई प्रोडक्ट क्या बना है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट और सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक बार देखते हैं बेरियम क्लोराइड क्या होगा, अगेन BaCl2 प्लस हमारे पास सोडियम सल्फेट है तो Na2SO4, ये रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है बेरियम सल्फेट, तो बनाएगा BaSO4 और प्लस फिर क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड तो NaCl। ये इनसॉल्युबल इन वाटर है वेयर एज ये सॉल्युबल इन वाटर है। भाई नमक पानी में क्या होता है, मिल जाता है ना, तो इस करके ये सॉल्युबल इन वाटर है और ये क्या है इनसॉल्युबल इन वाटर है, क्लियर है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। मतलब क्या है कि ये एसिड और बेस रिएक्शन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl। तो आपको पता है कि जब भी बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं, भाई बेस कौन है NaOH बेस है और एसिड क्या है HCl है, तो जब भी बेस और एसिड आपस में रिएक्शन करेंगे, बेस और एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। तो सॉल्ट क्या है जी NaCl और प्लस वाटर क्या है H2O। तो इन दोनों स्टेटमेंट से ये रिएक्शन निकली है। अगेन ट्राई टू बैलेंस दिस वेरी थिंग, ठीक है। आसान है बैलेंसिंग, कोशिश थोड़ा घर पे आप भी कीजिएगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस, अब एक एक करके जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस आता है। केमिकल रिएक्शंस भाई एक ही तरीके का नहीं रहता, केमिकल रिएक्शंस में कई टाइप होते हैं, उस टाइप को हमें देखना है एंड देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इट। जैसे हमारे पास क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जब 2 चीज मिलकर एक प्रोडक्ट बनाती है तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विकलाइम भी बोलते हैं, वाटर बनाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट निकलती है, इसको सेकलाइम बोलते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, ठीक है, ये एक रिएक्शन है। अच्छा
इस पूरे वन शॉट में हमने कोशिश किया कि एनसीईआरटी में गिवे मैक्सिमम रिएक्शंस को कवर किया जाए। यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बर्निंग ऑफ कोल, तो कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हम जला देंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जला देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। उसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको करने की कोशिश करेंगे तो हाइड्रोजन गैस है H2 और वाटर है, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास H2O लिक्विड। जब भी हमारे पास हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन है, इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, H2O लिक्विड। नाउ अगेन ये चीज देखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कार्बोहाइड्रेट्स ब्रोक डाउन और फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी, दिस स्पेशल नेम रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, इसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। नाउ ग्लूकोज है, जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करेगा और इसमें एनर्जी भी हमें निकलती है। इस स्पेशल रिएक्शन को हम रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। ये चीज हमेशा दिमाग में रखना। नाउ अगेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ, तो हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में प्रोसेस होता है जहां पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड गिव सिमिलर या सिंपल प्रोडक्ट्स, ठीक है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। जैसे सपोज करो कि हमारे पास आयरन सल्फेट है, तो ये कई बार डिकम्पोज होगा। आयरन सल्फेट डिकम्पोज हुआ तो क्या हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया Fe2O3 और SO2 और SO3 के फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो, मतलब एक चीज अपने सिंपलर सब्सटेंस में डिसोसिएट हो गई। दैट इज द थिंग जिसको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अगर मेरे पास क्या कैल्शियम कार्बोनेट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, मतलब एक स्पीसीज अगेन यहाँ पे दो फॉर्म्स में डिसोसिएट हो रहे हैं। इसी तरीके से लेड नाइट्रेट है, लेड नाइट्रेट सॉलिड के फॉर्म में होगा। जैसे इसको ग्रेजुअली आप हीट अप करोगे तो हमारे पास लेड ऑक्साइड NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। तो ये भी इट्स अ काइंड ऑफ थिंग जहां पे हम क्या देखने को मिलते हैं कि यहां पे ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फॉर्म में होता है। नाउ अगर हम बात करें तो एनसीईआरटी के जितने भी गिवन रिएक्शंस है वो गिवन है। अब यहां पे देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का ये भी फॉर्म है कि AgCl है, जब भी हम इसको सनलाइट के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, Ag प्लस Cl2। उसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो अगर AgBr है, ब्रोमीन है, तो इसका भी बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा। हमारे पास क्या होगा, Ag सॉलिड प्लस Br2 और ये सनलाइट के फॉर्म में डिसोसिएट होगा। तो इसको हम बोलते हैं ये Ag है सनलाइट के प्रेजेंस में ये हुआ। ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। डीसी करंट के प्रेजेंस में वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, H2O डिसोसिएट होगा H2 प्लस O2। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। जब भी हमारे पास एक टर्मिनल एनोड होगा, दूसरा टर्मिनल कैथोड होगा, तो एनोड टर्मिनल, ये याद रखना, एनोड टर्मिनल के ऊपर ऑक्सीजन होगा और कैथोड टर्मिनल के ऊपर हाइड्रोजन होगा। तो जब भी हम वाटर मॉलिक्यूल का हम देखेंगे कि वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, डिसोसिएट होगा, और ये हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये दो फॉर्म में इसका। इसी तरीके से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखने को मिलेगा कि द केमिकल रिएक्शंस इन विच मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस द रिएक्टिव एलिमेंट एंड फॉर्म इट्स कंपाउंड, मतलब एक मोर रिएक्टिव स्पीसीज अपने से लेस रिएक्टिव स्पीसीज में जो भी चीज अटैच है उसको डिस्प्लेस कर देगी और रिएक्शन का फॉर्मेशन करेगी। जैसे हमारे पास जिंक सॉलिड है और हमने क्या लिया कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट और जिंक सॉलिड के साथ रिएक्शन होगा तो Zn-SO4 और प्लस Cu सॉलिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखोगे कि Pb है और CuCl2 के साथ रिएक्शन है, तो हमारे पास क्या होगा, PbCl, मतलब Pb ने क्या किया, इस Cl2 के साथ रिएक्शन करके इसको डिस्प्लेस कर दिया और PbCl2 और प्लस Cu सॉलिड हो गया। मतलब वी आर ट्राइंग कि जितने भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है ना उसको हम डिस्कस कर लें। तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमारे पास। और यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स। तो दिस इज द थिंग। हमारे पास आयरन है, कॉपर सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर का फॉर्मेशन हुआ। आयरन नेल है, आप देखिएगा उस पे कॉपर सल्फेट। यहाँ पे देखो कैसा हुआ है कि हमने क्या किया है कि जो आयरन नेल है उसको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डाला हुआ है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आयरन जो होगा, ये जो कॉपर है वो आयरन के ऊपर क्या होगा, धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से जैसे ये नेल बाहर निकालोगे आप तो देखोगे कि इस नेल के ऊपर थोड़ा सा कॉपर डिपॉजिट हुआ है इस आयरन नेल के ऊपर। तो रिएक्शन हो गया कि आयरन है और कॉपर सल्फेट है, इसके साथ रिएक्शन हो तो आयरन सल्फेट हो गया, मतलब आयरन ने इस सल्फेट के साथ थोड़ी बाइंडिंग करी और कॉपर इस आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हुआ है। तो इस तरह से आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मिलेंगे। इस तरह के जितने भी एनसीईआरटी में रिएक्शंस हैं, यू जस्ट गो थ्रू वंस मोर, जितने भी जानेंगे आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी होगी।
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब कि एक स्पीशीज इसके ऊपर रिएक्शन करे, इसके स्पीशीज इसके ऊपर रिएक्शन करे, एक दूसरे से क्या हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो। जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो बेरियम जो होगा वो सल्फेट के साथ बाइंडिंग कर लिया तो बेरियम सल्फेट हो गया, और सोडियम ने क्लोरीन के साथ बाइंडिंग कर ली तो हमारे पास क्या हो गया, Na का फॉर्मेशन है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के साथ फॉर्मेशन है, तो सिल्वर नाइट्रेट को हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो Ag है वो Cl के साथ बाइंडिंग कर लेगा तो AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मेशन, और NO3 Na के साथ बाइंडिंग कर लेगा तो NaNO3 जिसको हम सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब एक तरीके का रिएक्शन आता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को रिडक्शन होता है। दूसरी चीज है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन होता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन होता है। कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमेशा किस में आ जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। रिडक्शन रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको हम रिडक्शन बोलते हैं। फिर से देख लो, हमारे पास गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो ऑक्सीडेशन, एंड अगेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हुआ और फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। जिंक ऑक्साइड है, फिर कॉपर है, इनके बीच में रिएक्शन करेंगे तो जिंक प्लस कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से देखो Cu है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो Cu ऑक्साइड, दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसी तरीके से Cu है प्लस हाइड्रोजन है तो ये रिएक्शन हुआ आपस में तो Cu प्लस ऑक्सीजन। तो इस केस में Cu क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, तो इस केस में ये जो हमारे पास क्या होगा, ये रिडक्शन है, ये रिडक्शन है, और यहां पे गेन हुआ तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। फिर से देख लो, Cu ने गेन किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके गेन किया ऑक्सीजन को, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये हमारे पास क्या हुआ, ये जो हमारे पास इनके साथ रिएक्शन होगा तो कॉपर सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ और हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल। इंपॉर्टेंट। अब एक चीज देखो कि ये एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर Cu है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है तो यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, Cu लॉस ऑफ ऑक्सीजन, तो रिडक्शन हुआ हाइड्रोजन को, यहां से यहां देखो तो हाइड्रोजन क्या हुआ, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो किसको क्या बोलेंगे हम, जब गेन हुआ तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। Always consider this. Now, coming to the questions which we always have to consider. State any 3 observations which helps to determine the whether a chemical reaction has taken place. Write any activity which may justify at least 2 of the least observations. लिस्टेड ऑब्जर्वेशन, मतलब ये क्वेश्चन गिवन है आपको 12 और 14 भाई। कोई अभी पहले भी बात की थी कि कहीं पे कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कैसे आइडेंटिफाई करें केमिकल रिएक्शन हो, टेंपरेचर चेंजेस होंगे, कलर चेंजेस होंगे हमारे पास, ठीक है, और इसके बारे में जब भी हम देखेंगे तो हीट लॉस, हीट गेन, ये सारी चीजें होंगी, तो सारी चीजें यहाँ पे आपको क्या क्या मेंशन करना है कि स्टेट चेंज हुआ, सॉलिड लिक्विड, कलर चेंजेस हुआ, कोई भी कलर चेंज, अगर वो पहले व्हाइट था फिर ब्लैकिश कलर हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस और चेंज इन टेम्परेचर, ये सारे रिली पॉइंट्स हैं, इनमें से आप आइडेंटिफाई करो तो इसमें क्या देखने को मिलेगा कि यू विल आइडेंटिफाई कि भाई वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब एक्टिविटीज है तो जिंक ग्रैन्यूल टेक प्लेस इन अ कॉनिकल फ्लास्क, उसमें से हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे, पोर ओवर इट, ऑब्जर्व करेंगे कि जिंक ग्रैन्यूल्स स्टार्ट डिक्रीजिंग इन अ साइज एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, टेम्परेचर ऑफ द फ्लास्क जो होगा राइज होगा। अगर आपको थोड़ा और ऐड ऑन करना है तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, इसके रिएक्शंस को भी लिख सकते हैं, तो Zn प्लस हम क्या लिखेंगे HCl, तो क्या हो जाएगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख देना, बस आपका काम बन जाएगा। 2 3 4 मार्क्स जितना रहेगा धड़ाक से मिल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। आगे देखो इनके बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस और आते हैं, लिखा मेंशन 3 वेज इन विच केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर इंफॉर्मेटिव। 3 ऐसे तरीके बताओ जिससे किसी केमिकल इक्वेशंस में आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन निकल के आए। क्या क्या ऐसे 3 तरीके हैं, तो आप देखो कि हमेशा 3 ways by which chemical equation made more informative। पहला, by balancing chemical equations the number of atoms of each reactant and product can be made equal। more information about the physical state का मतलब कि वो किस में है, सॉलिड में है, लिक्विड है, गैस में है। फिजिकल स्टेट एंड प्रोडक्ट कैन बी ड्रॉन बाय मेंशनिंग देयर फिजिकल स्टेट्स कि वो सॉलिड में, लिक्विड में, गैसेस में। और फिर क्वांटिटी ऑफ हीट ऑब्जर्व रिलीज, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। इन 3 पॉइंट्स को आप लिखोगे तो आपको, इन तीनों पॉइंट्स को लिखोगे तो आपको सारी इंफॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। फिर से एक टेम्परेचर लिख सकते हैं कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। और तीसरा बैलेंसिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग करेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करके। तो अगर आप ये 3 चीज को फॉलो करेंगे तो आप किसी केमिकल इक्वेशंस की सारी इंफॉर्मेशन को करीब करीब एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यू विल गेट गुड मार्क्स बाय राइटिंग दिस काइंड ऑफ आंसर्स। नाउ
एक और तरीका है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये कंसीडर किया फॉलोइंग रिएक्शन, नेम द गैसेस प्रोडक्ट ऑफ द अबव। ठीक है, बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन का, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। आसान है, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। क्या कई चीजों में टूट रही है, पहले एक चीज कई चीजों में टूट रही है, तो पहली चीज है डिकम्पोजिशन, टाइप ऑफ रिएक्शन डिकम्पोजिशन होगा। और जो गैसियस प्रोडक्ट इसमें निकल रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और अगर इक्वेशन है उसको बैलेंस, तो बैलेंस करने में तो आप इन सारी चीजों को कर लो, इजिली इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सो फार हमारे पास ये है 2014, 15, 16 के आसपास आए हुए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। व्हेन द हाइड्रोजन गैसेस बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाटर इज फॉर्म्ड, एंड व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर द प्रोडक्ट। स्टेट द काइंड ऑफ रिएक्शन फर्स्ट in first cases, और सेकंड में लिखा है the experiment setup of electrolysis, water and hydrogen and oxygen gases are produced at the cathode and anode respectively. Mention the ratio and the volume of hydrogen and oxygen gas produces. ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस हैं, 2 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनकी इंफॉर्मेशन हमें करनी है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, एक बार और क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लो, देख लो। अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि पहले तो वो क्या है, पहले केस में कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर वाटर बन रहा है, तो भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरे केस में डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन का मतलब कि वाटर है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रोलिसिस में H2 प्लस O2 गैसेस बनेंगे। दूसरी चीज की रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैसेस, तो वो 2:1 होगा। 2:1 का मतलब क्या है कि अगर H2 प्लस O है, इसको रिएक्शन करेंगे, और H2 प्लस O2 है, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो यहां तुम क्या लिखोगे, 2 लिखोगे तो ऑक्सीजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 हो गया, तो इसको करोगे तो क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो अगर इसके वॉल्यूम रेशियो की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या होगा 2 और ऑक्सीजन का वॉल्यूम क्या होगा 1। बैलेंस करो केमिकल इक्वेशन को और उस बैलेंस से ये इंफॉर्मेशन निकाल लो, उस बैलेंस से इंफॉर्मेशन निकाल लो। दैट्स व्हाट दे हैव मेंशन्ड ओवर हियर। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अगेन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, वो कोरोजन्स के बारे में है। तो कोरोजन्स आपको पता है कि जो होता है, खासकर आयरन में जो रस्टिंग होती है उसको हम लगते हैं। तो आप देखेंगे ग्रेडेड डिस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल्स बाय रिएक्टिंग ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर केमिकल्स, एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, जो Fe2O3। अच्छा, रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3 कोई लिख दे या Fe2O3.xH2O लिख दे। हायर क्लासेस में हम लिखते हैं भाई ये, आप छोटे क्लासेस में ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, पेंटिंग से, गैल्वेनाइजेशन से एंड अदर वेज बाय विच यू कैन डू दैट। रेंसिडिटी मतलब हमारा खाना खराब हो गया भाई, फ्रिज खराब हो गया, खाना खराब हो गया, मतलब कि आपने खाना हायर टेम्परेचर पर रख दिया, ज्यादा टाइम तक बाहर रख दिया, खाना काफी देर से बना हुआ है, गर्मियों के दिन में जल्दी खराब होता है खाना, तो क्या होता है, स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग फैट और ऑयल ड्यू टू ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। प्रिवेंशन क्या करेंगे, यूज एंटीऑक्सीडेंट, रेफ्रिजरेटर एंड एयर टाइट कंटेनर। कंटेनर्स में तो ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं, तो खाना जल्दी होगा नहीं। फिर रेफ्रिजरेटर जो हम घर में साथ जल्दी रेफ्रिजरेटर में रख दिया, तो वहां पे खाना जल्दी खराब नहीं होता, क्योंकि टेम्परेचर लो हो जाता है। तो टेम्परेचर लो होने की वजह से जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो धीरे हो जाता है, तो खराब नहीं होता। होता भी है टाइम के बाद, वहां पे भी खराब होता है, बट द प्रोसेस इज रियली वेरी स्लो। अब देखेंगे फूड। अच्छा, रेंसिडिटी और इस तरह पे, इस पे मैक्सिमम टाइम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। व्हेन फूड लेफ्ट लॉन्ग टाइम, टेस्ट, स्मेल बैड, व्हाट आर दिस कंडीशंस कॉल्ड, मेंशन द 4 वेज टू प्रिवेंट दिस कंडीशन। अक्सर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेंसिडिटी और। तो क्या लिखेंगे, क्या हुआ, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी मैटर्स कंटेन्ड इन द फूड एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रेंसिडिटी। जो फैटी है उसको क्या हुआ, वो फैट ऑक्सीजन के कंटेंट में है, जिसकी वजह से कहानी बर्बाद हो गई। तो हम क्या करेंगे, मेजरमेशन, कीप सच फूड मटेरियल्स एयर टाइट कंटेनर में, रेफ्रिजरेटर में रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद से हम क्या करेंगे, उसको नाइट्रोजन पैकेट कंज्यूम करते खाते हैं जो भी कंपनीज के, उसमें आप देखोगे तो उसमें जो गैसेस भरे जाते हैं, बेसिकली वो नाइट्रोजन गैसेस होती है, ताकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो रिएक्टिव नहीं रहता, जिसकी वजह से कहानी बदल जाती है। यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है ना, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेशंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल, इस तरह की चीजें जो बेसिकली। अब हमारे पास जो क्लास समरी की बात करेंगे, तो हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर ली, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात कर ली, रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर ली। अब आप बस इतने ही क्राइटेरिया के अंदर, इतने ही फ्रेम के अंदर पढ़ो आप, और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, यू विल गेट द बेस्ट ऑफ इट। ठीक है, सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड टू मेक यू ऑल थिंग एक्सप्लेन इन अ बेटर वे एंड एट द सेम टाइम not wasting your all time with all the nonsense thing. Okay,
So if you want to have a serious educations, do share, support and subscribe us. Thank you.